नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सुभित एकेडमी में। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सीटेट के साइंस के पेपर के बारे में। जैसा आप लोग जानते हैं, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था साइंस के 3 प्रैक्टिस सेट। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस सेट 4। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने वो 3 सेट साइंस के नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें दिया गया है रसोई के कचरे को खाद में परिवर्तित करने के कुछ चरण जो सही क्रम में नहीं है, नीचे दिए गए हैं। तो देखिए, इनको सही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो पहला दिया गया है कचरे को गड्ढे में डालिए। फिर दिया गया है गड्ढे की तली में रेत की परत बिछाकर ढक दीजिए। उसका दिया गया है गड्ढे को घास अथवा टाट के बोरे में पोल रखकर ढकिए। उसका लिखा अब गड्ढे में केचुए डालिए। सबसे पहला काम जो इसमें करते हैं वो हमारा हो जाएगा, गड्ढे की तली में रेत की परत बिछा देते हैं, उसका ढक दी जाती है। ठीक है, उसके बाद हम करते हैं कचरे को गड्ढे में डाल देते हैं। उसके बाद हम करते हैं गड्ढे में केचुए डाल देते हैं। उसके बाद गड्ढे को घास व टाट के बोरे से हम ढककर रख देते हैं। तो पहला हमारा ए हो जाएगा, और दूसरा हमारा बी हो जाएगा, और तीसरा हमारा डी हो जाएगा, चौथा हमारा सी हो जाएगा। ये हमारा सही क्रम रहेगा, यानी कि सही ऑप्शन इसमें निकल कर आ रहा है आपका चौथा, BADC। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, इसमें दिया भी गया है रसोई के कचरे को खाद में परिवर्तित करने के लिए सबसे पहले एक गड्ढा खोदकर गड्ढे की तली में रेत की परत बिछाकर ढक दीजिए। फिर कचरे को अपघटन में मदद करने वाले केंचुओं के साथ गड्ढे में डालिए। अब गड्ढे की घास अथवा टाट के बोरे से पोला रखकर ढक दीजिए। इस प्रक्रिया को पूरा होने में लगभग 30 दिन या उससे अधिक समय लग सकता है तथा उसके बाद खाद तैयार हो जाती है। ठीक है, इसका देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है, दो जीव अच्छे मित्र हैं और साथ साथ रहते हैं। इनमें से एक आवास, जल तथा पोषक तत्व प्रदान करता है, जबकि दूसरा भोजन बनाता है एवं प्रदान करता है। जीवों के इस प्रकार के संबंध को क्या कहा जाता है? सही ऑप्शन में निकल कर आता है आपका सहजीवन। ठीक है, इसमें देख लीजिए, नीचे लिखा भी गया है, जब दो जीव साथ साथ रहते हैं, इनमें से एक जीव दूसरे का आवास तथा पोषक प्रदान करता है, जबकि दूसरा जीव भोजन बनाते हैं प्रदान करता है। तो इस प्रकार के संबंध को सहजीवन कहते हैं। सहजीवन का सबसे अच्छा उदाहरण लाइकेन एक शैवाल है तथा कवक एक घनिष्ठ रूप से साथ साथ रहते हैं। शैवाल तथा निर्मित भोजन कवक को मिलता रहता है तथा इसके बदले में कवक से खनिज, लवण तथा स्थान व रक्षा प्राप्त करता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, आहार नाल पाचन नली में निगला गया भोजन नीचे की ओर गति करता है क्योंकि? पहला ऑप्शन है ग्रास नली या ग्रसिका की भित्ति की पेशियां संकुचन करती हैं। बी ऑप्शन है भोजन के साथ लिया गया तरल पदार्थ प्रवाहित होता है। और सी पार्ट आपका है ऑप्शन गुरुत्वीय बल लगता है। और डी है हष्ट पुष्ट जीव भोजन को नीचे जाने के लिए बल प्रदान करते हैं। तो सही ऑप्शन आप लोग जानते हैं, इसमें निकल कर आता है आपका पहला, यानी कि ग्रास नली या ग्रसिका की भित्ति की पेशियां संकुचन करती हैं, जिसके द्वारा निगला गया भोजन नीचे की ओर गति करता है। ठीक है, आप देख सकते हैं, इसमें नीचे दिया भी गया है। ग्रास नली एक लंबी नली होती है जो अमाशय में खुलती है। भोजन के पहुंचने से ही ग्रास नली की दीवार में सुरंग की तरह संकुचन या सिकुड़न की स्थिलन या फैलाव शुरू होता है, जिसमें क्रमांकुचन कहते हैं। इस प्रकार की गति के कारण भोजन धीरे धीरे नीचे की ओर खिसकता है। ग्रास नली में किसी भी प्रकार की पाचन क्रिया नहीं होती है। ग्रास नली से भोजन अमाशय में पहुंचता है और वहां पर पाचन क्रिया शुरू होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेढक तथा केंचुआ दोनों अपनी त्वचा से शोषण करते हैं, यही कारण है कि दोनों जीवों की त्वचा होती है। क्या होती है? तो सही ऑप्शन में निकल कर आता है आपका डी, आर्द्र एवं श्लेष्मी। ठीक है, देखिए, इसमें दिया भी गया है, त्वची शोषण ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पशुओं की त्वचा के माध्यम से गैसों का आदान प्रदान होता है। मेढक तथा केंचुआ दो ऐसे जीव हैं जो अपनी त्वचा से शोषण करते हैं, जिसके कारण इनकी त्वचा आर्द्र एवं श्लेष्मी होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, पिकनिक पर जाते समय किसी छात्र ने यात्रा समाप्त होने तक बस के ओडोमीटर का पाठ्यक्रम प्रत्येक 10 मिनट पश्चात नोट किया। ठीक है, 10-10 मिनट का समय अंतराल पर उसने नोट किया। अंत में उसने इन पाठ्यांकों को नीचे दर्शाया सारणी में लिखा है। ठीक है,
अब देखिए इधर समय लिखा गया है, इधर जो मीटर होता है बस का उसके मीटर की रीडिंग लिखी है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 8 बजे उसने दूरी तय कर ली थी 78,752 किलोमीटर। ठीक है, फिर 10 मिनट बाद उसने दूरी कितनी तय की 78,758। फिर 8:20 पर कितनी दूरी की 78,768। ठीक है, तो ये 10-10 मिनट पर ये जितनी दूरी चलता है वो लिखी गई है। और आपको बता दें एक क्वेश्चन पेपर में आपको इसको 100% मिलता है, जबकि बहुत सरल क्वेश्चन है। आप देखिए कैसे सॉल्व होगा। तो ये 10-10 मिनट पर दूरी दी गई है। अब देखिए हमसे पूछा गया है, यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि इसकी समस्त यात्रा की मीटर प्रति सेकंड में, यानी कि मीटर प्रति सेकंड में औसत चाल ज्ञात कीजिए। अब औसत चाल पूछा गया है, क्या पूछा गया है औसत चाल। ठीक है, तो औसत चाल का सूत्र होता है कुल दूरी बटे कुल समय। चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, तो औसत चाल हो जाएगा कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी कितना चलेगा, कुल दूरी यहाँ तक देखिए उसने पूरी टोटल जो दूरी तय की है 78,708 और आरंभ की थी 78,752 से। तो यहाँ से हम घटा देंगे 78,806 से माइनस कर देंगे 78,752। तो हमें पता चल जाएगा उसने कितनी दूरी की। अब समय देखिए यहाँ पर 8 बजे उसने चालू किया तो कुल समय 9 बजे तक कितना हो जाएगा 1 घंटा। तो समय उसने 1 घंटा लिया है और कुल दूरी यहाँ से निकाल लेंगे। तो यहाँ देखिए कितना आ जाएगा 4, 9 से 5 गए 4, यहाँ आ जाएगा 0। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ पर आप देख सकते हैं उसने टोटल दूरी चली है 44 किलोमीटर। ठीक है, अब हमें इसको निकालना है मीटर प्रति सेकंड में। तो उसको देखिए कैसे निकालेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे यहाँ देखिए 54 किलोमीटर आएगा। ठीक है, यहाँ जब घटाएंगे इसको तो कितना आ जाएगा 54 किलोमीटर। तो उसका देख सकते हैं यहाँ पर आप कुल दूरी बटे कुल समय होता है। तो यहाँ पर 78,806 से 78,752 जब घटाएंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 54 किलोमीटर। ठीक है, और समय 1 घंटा। अब हमें इसको बदलना है मीटर प्रति सेकंड में। तो सबसे पहले देखिए हमने जो 54 था किलोमीटर उसको बदल दिया है यहाँ पर मीटर में, 1000 से गुणा कर दिया। और नीचे समय लिया था 1 घंटा, इसको हमने बदल दिया सेकंड में। यहाँ पर देखिए सेकंड लिखे, 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। जब हर कर लिया तो आ गया 15। ठीक है, यानी कि 15 मीटर प्रति सेकंड की चाल से वो बस चल रही थी। ये उसकी औसत चाल थी। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ सही ऑप्शन जो आपका निकल कर आता हो जाएगा पहला। ठीक है, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, कुल दूरी निकाल लेंगे, यानी कि इसको इससे माइनस कर देंगे। और इस यहाँ पर देखेंगे 1 घंटे का समय अंतराल है, तो कुल दूरी बटे कुल समय हमें पता चल जाती है औसत चाल। सही ऑप्शन इसमें हो जाता है आपका ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपको एक अवतल दर्पण, एक अवतल लेंस, एक उत्तल दर्पण तथा एक उत्तल लेंस दिया गया है। किसी बिंब का विवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए आप उपयोग कर सकते हैं, क्या उपयोग कर सकते हैं, अवतल लेंस या उत्तल लेंस, अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण या अवतल लेंस, अवतल दर्पण या उत्तल लेंस। तो सही ऑप्शन इसमें निकल कर आता है आपका डी, यानी कि अवतल दर्पण या उत्तल लेंस। ठीक है, अगर हमें विवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त करना है तो हमें कौन सा यूज करना पड़ेगा, अवतल दर्पण या उत्तल लेंस। आप यहाँ पर देख सकते हैं लिखा भी गया है। उत्तल दर्पण और अवतल लेंस द्वारा गठित छवियां हमेशा आकार में छोटी, आभासी और सीधी होती हैं। अवतल दर्पण और उत्तल लेंस द्वारा गठित छवियां वस्तु की क्रमशः दर्पण और लेंस से दूरी पर निर्भर होती हैं। इसलिए अवतल दर्पण या उत्तल लेंस का उपयोग करके बड़ी छवि को प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से खरीफ फसलों का समुच्चय चुनिए। कपास, धान, मटर, अलसी, धान, मक्का, कपास, सोयाबीन, चना, सरसों, मूंगफली, गेहूं, मक्का, धान, अलसी या सोयाबीन। तो सही ऑप्शन में आपका निकल कर आता है सी, बी, यानी कि धान, मक्का, कपास और सोयाबीन। ये सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं खरीफ फसलें वे फसलें होती हैं जो जून जुलाई में बोई जाती हैं। खरीफ फसलें जून जुलाई में बोई जाती हैं तथा मानसून के बाद काट ली जाती हैं। ठीक है, इसमें देखिए धान, ज्वार, मक्का, कपास, सोयाबीन, मूंगफली, तिल, अरहर इत्यादि क्या हैं, खरीफ की फसलें हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है फसली पौधों पर खरपतवार के प्रभाव के विषय में नीचे दिए कथनों का अध्ययन कीजिए। ठीक है, पहला दिया गया ये फसली पौधों की आरोग्य वृद्धि में सहायता करते हैं। बी ऑप्शन दिया गया है ये कटाई में बाधा उत्पन्न करते हैं। सी ऑप्शन दिया गया है पादप पौधों की वृद्धि को प्रभावित करते हैं। और डी ऑप्शन दिया गया है ये फसली पादपों से जल, पोषकों, स्थान तथा प्रकाश के लिए स्पर्धा करते हैं। तो देखिए इसमें कौन कौन सा सही है।
केवल सी या डी, केवल डी, बी, सी, डी। तो हम देख लेते हैं इसको एक बार ठीक से। तो यहाँ पर देखिए सही ऑप्शन हमारा निकल कर आता है बी, सी, डी। ये हो जाता है गलत। ठीक है, ये कटाई में बाधा उत्पन्न करते हैं, ये पादप की वृद्धि को प्रभावित करते हैं, ये फसली पादपों, जल पोषकों, स्थान तथा प्रकाश के लिए स्पर्धा करते हैं। ठीक है, तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आएगा सी। ठीक है, सही ऑप्शन इसमें आपका हो जाएगा सी। यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे दिया भी गया है। जो खरपतवार होते हैं वे अवांछित पौधे होते हैं जो फसल की पौधों के साथ बढ़ते हैं और अनेक साथ भोजन, पानी, प्रकाश और स्थान के लिए स्पर्धा कर उनके विकास को प्रभावित करते हैं। ये फसल के कटाई के समय बाधा उत्पन्न करते हैं। खरपतवार को 2,4D जैसे खरपतवार नाशक का उपयोग करके हटाया जा सकता है। 2D या 4D आप लोग डालते होंगे खरपतवार के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के ताज़ा बने जलीय विलयन में एल्युमिनियम की पन्नी डालते हैं तो कोई गैस उत्पन्न होती है। नीचे दिए कथनों में से कौन सा कथन गैस के गुणों को सही वर्णन करता है? पहला ऑप्शन दिया गया है रंगहीन एवं गंधहीन गैस जो जलती माचिस की तिल्ली को बुझा देती है। दूसरा दिया है रंगहीन एवं गंधहीन गैस जो जलती हुई मोमबत्ती को जलने में सहायता करती है। उसका दिया गया तीक्ष्ण गंध वाली भूरे रंग की गैस। डी ऑप्शन आपका है रंगहीन एवं गंधहीन गैस जो जलती माचिस की तिल्ली नज़दीक लाने पर पाप धुन के साथ उत्पन्न होती है। तो सही ऑप्शन में आपका निकल कर आता है डी, यानी कि रंगहीन एवं गंधहीन गैस जो जलती माचिस की तिल्ली के नज़दीक लाने पर पाप की ध्वनि उत्पन्न करती है। ठीक है, इसमें देख सकते हैं नीचे दिया भी गया है, रिएक्शन भी इसमें दी गई है। जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के ताज़ा बने जलीय विलयन में एल्युमिनियम की पन्नी डालते हैं तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। हाइड्रोजन रंगहीन एवं गंधहीन गैस है जो जलती माचिस की तिल्ली की नज़दीक लाने पर पाप जैसी ध्वनि उत्पन्न करती है। यहाँ पर देख सकते हैं 2NaOH6H2O यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा, 2NaLOH का होल फ्राइज और यहाँ पर 3H2। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए ऑक्साइडों में से किसका जलीय विलयन नीले लिटमस का रंग लाल कर देता है? ठीक है, तो सही ऑप्शन में आपका निकल कर आता है सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, ये क्या कर देता है? नीले लिटमस को लाल कर देता है। यहाँ पर देख सकते हैं जो ऑक्साइड जल से अक्रिया करके अम्ल बनाते हैं तथा क्षारों से क्रिया करके लवण बनाते हैं उन्हें अम्लीय ऑक्साइड कहते हैं। SO2 एक अम्लीय ऑक्साइड है। SO2 जल में काफ़ी विलेय है, जल में घुलकर यह सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण करता है। इसका जलीय विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधनों का युगल है? कोयला तथा मृदा, पेट्रोलियम तथा जल, खनिज तथा वन्यजीव, प्राकृतिक गैस तथा सूर्य का प्रकाश। ठीक है, तो सही ऑप्शन में आपका निकल कर आता है सी, यानी कि खनिज तथा वन्य जीव। ठीक है, इसमें देख सकते हैं नीचे लिखा भी गया है समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन वे संसाधन हैं जिनका प्राकृतिक में पुनर्नवीनीकरण नहीं किया जा सकता, इसलिए भविष्य की पीढ़ियों के लिए संक्षिप्त करने के लिए उनका विवेकपूर्ण तरीके से इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इसके उदाहरणों में कोयला, पेट्रोलियम, खनिज एवं वन्यजीव शामिल हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विशेष क्षेत्रीय स्पीशीज के विषय में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? पहला ऑप्शन है अपने आवास को नष्ट होने का इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये केवल चिड़ियाघरों एवं वानप्रस्थित उद्यानों में पाई जाती हैं। सी ऑप्शन है केवल विशिष्ट आवास में ही पाई जाती हैं। डी ऑप्शन है विशेष क्षेत्रीय स्पीशीज कभी भी संकटापन्न नहीं हो सकती। तो सही ऑप्शन इसमें निकल कर आता है आपका सी, यानी कि ये केवल विशिष्ट आवास में ही पाई जाती हैं। ठीक है, जो विशेष क्षेत्रीय स्पीशीज होंगी वो विशिष्ट क्षेत्र में ही पाई जाएंगी। इसके नीचे देख सकते हैं आप लिखा भी गया है यहाँ पर विशेष क्षेत्रीय प्रजातियों जीवों की प्रजातियां होती हैं जो विशिष्ट क्षेत्रों में पाई जाती हैं, दुनिया में और कहीं मौजूद नहीं होती हैं। जैसे असम में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाने वाला एक सिंह का गेंडा जो भारत की एक विशेष क्षेत्रीय प्रजाति है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है नीचे दिए गए युगलों में से कौन सा युगल लक्षणों की आनुवंशिकता से संबंधित है? क्रोमोसोम, गुणसूत्र तथा जीन, क्रोमोसोम तथा माइटोकॉन्ड्रिया,
कोशिका झिल्ली तथा कोशिका भित्त, कोशिका झिल्ली तथा क्लोरोप्लास्ट या हरित लौह। तो ये ऑप्शन आप सभी लोगों को पता होगा। इसमें ऑप्शन सही हो जाता है आपका पहला, यानी कि क्रोमोसोम, गुणसूत्र या जीन। ठीक है, ये आनुवंशिकता से संबंधित है। इसमें आप देख सकते हैं नीचे लिखा भी गया है। डीएनए क्रियात्मक खंड का जीन है, कहते हैं। जीन जीवों का वंशागत इकाई होती है। वे माता पिता से वंशानुगत जानकारी अपनी संतानों के लिए ले जाते हैं। जीन गुणसूत्रों में घनीभूत होते हैं, जो कोशिका के केंद्रक के गुणसूत्र बेलनाकार होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए पदों के विभिन्न संयोजन से जंतु कोशिका के संदर्भ पदों का संयोजन सही है। इसमें आपको बताना है कौन सा जो संयोजन है वो सही है। पहला है केंद्रक प्लेस्टिड, कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्त। बी ऑप्शन है केंद्रक क्रोमोसोम, राइबोसोम, कोशिका भित्त, कोशिका भित्ति। उसके बाद है सी ऑप्शन कोशिका झिल्ली, क्रोमोसोम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। और डी ऑप्शन है कोशिका झिल्ली, राइबोसोम, क्लोरोप्लास्ट या हरितलोक और माइटोकॉन्ड्रिया। तो आप लोग को ये ऑप्शन पता होगा। सही ऑप्शन में निकल कर आ जाता है सी, यानी कि कोशिका झिल्ली, उसके बाद क्रोमोसोम, फिर राइबोसोम, फिर माइटोकॉन्ड्रिया। ये सही संयोजन है। ठीक है, एक जगह होते हैं। इसमें देख सकते हैं नीचे लिखा भी गया है। जंतु कोशिका में कोशिका भित्त नहीं पाई जाती है, बल्कि कोशिका जीवद्रव झिल्ली से ढकी रहती है। एक जंतु कोशिका क्रोमोसोम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम से बनी होती है। जंतु कोशिका में पर्णरहित तथा रसधानी नहीं पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए जनन से संबंधित पदों के समुच्चय पर विचार कीजिए। इसमें समुच्चय पूरा दिया गया, जो सही आपको बताना है। तो पहला है शुक्राणु अंडवाहिनी अंड गर्भाशय। उसका बी है अंडोत्सर्ग अंड अंडवाहिनी गर्भाशय। और सी है शुक्राणु वृषण, शुक्राणु नलिका, शिशन। और डी ऑप्शन है ऋतुस्राव, अंडस्राव, अंडवाहिनी गर्भाशय। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा सही होगा। तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है, इसमें आपका सही हो जाएगा बी, सी, डी, यानी कि सही ऑप्शन आपका हो जाएगा बी। ठीक है, इसमें देख सकते हैं नीचे दिया भी गया है। शुक्राणु वृषण, शुक्रनलिका, शिशन मानव प्रजनन प्रणाली के भाग हैं, जबकि अंडोत्सर्ग अंड अंडवाहिनी गर्भाशय यानी स्त्री प्रजनन प्रणाली के भाग हैं। ऋतुस्राव चक्र एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें गर्भाशय के टूट स्तर के साथ निषेचित अंडों का यानी माध्यम से शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। ऋतुस्राव से प्रारंभ होने के 14 दिन बाद अंडोत्सर्ग होता है। लड़कियों में ऋतुस्राव चक्र प्रथम बार 12 से 13 वर्ष की उम्र में प्रारंभ होता है। ठीक है, तो इसमें सही ऑप्शन आपका था बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। टैडपोल के कायांतरण के लिए जल में निम्नलिखित में से किस तत्व की उपलब्धता आवश्यक है? क्लोरीन, ब्रोमीन, सल्फर, आयोडीन। तो सही ऑप्शन में निकल कर आता है आपका डी, यानी कि आयोडीन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देख लीजिए नीचे दिया भी गया है। कायांतरण एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसमें किसी जानवर के पैदा होने के या अंडे से निकलने के बाद कोशिकाओं की बढ़ोतरी से उसके शारीरिक ढांचे में कम समय में बड़े परिवर्तन आ जाते हैं। जैसे मेढक का बच्चा टेडपोल कुछ ही दिनों में कायांतरण करके मेढक बन जाता है। टेडपोल के कायांतरण के लिए जल में आयोडीन की आवश्यकता होती है। ठीक है, सही ऑप्शन आयोडीन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? ठीक है, पहला है प्रश्न पूछने और जांच पड़ताल कौशल का विकास करना। उसके बाद दिया गया है तकनीकी कौशल अर्जित करना, प्रक्रमण कौशल अर्जित करना। और डी ऑप्शन है वैज्ञानिक साक्षरता अर्जित करना। तो सही ऑप्शन में आपका निकल कर आ जाता है बी, यानी कि तकनीकी कौशल अर्जित करना। ठीक है, इसमें देख सकते हैं नीचे दिया भी गया है। उच्च प्राथमिक स्तर पर तकनीकी कौशल हासिल करना विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा के रूपरेखा 2005 ने इस बात को प्रबल समर्थन किया कि उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण को, पहला ऑप्शन दिया गया है, शिक्षार्थियों को प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए तैयार करना चाहिए। उसका दिया गया संवेगात्मक रूप से संतुलित बनने में शिक्षार्थियों की सहायता करना। सी ऑप्शन है संगणना कौशल अर्जित करने में शिक्षार्थियों की सहायता करना। और डी ऑप्शन है विषय सीखने सिखाने के लिए रचनावादी उपागम का अनुसरण करना।
तो सही ऑप्शन में आपका निकल कर आ जाता है डी, यानी कि विषय सीखने सिखाने के लिए रचनावादी उपागम का अनुसरण करना। ठीक है, इसमें देख सकते हैं नीचे दिया भी गया है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 ने इस बात का प्रबल समर्थन किया है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षा को एक रचनात्मक तथा दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, जिसमें छात्रों को एक अनुकूल वातावरण प्रदान किया जाता है जिसमें वे अपने खुद के ज्ञान की खोज और उसका निर्माण करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान पाठ्यचर्या की संज्ञानात्मक वैधता की यह मांग है कि उसे शिक्षार्थियों की आयु की दृष्टि से उपयुक्त और बोधन स्तर की पहुंच के भीतर होना चाहिए। अगला ऑप्शन है उसे वैज्ञानिक रूप से सही विषय वस्तु संप्रेषित करनी चाहिए। सी ऑप्शन है उसे शिक्षार्थियों की स्वाभाविक जिज्ञासाओं और सृजनात्मक को प्रेषित करना चाहिए। डी ऑप्शन है उसे शिक्षार्थियों को इस योग्य समझना चाहिए कि वे सराहना कर सकें कि समय के साथ विज्ञान की संकल्पनाएं किस तरह विकसित होती हैं। ठीक है, तो इसमें सही ऑप्शन सबसे आपका निकल कर आता है वो है ए ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाता है। उससे शिक्षार्थियों की आयु की दृष्टि से उपयुक्त और बोधन स्तर की पहुंच के भीतर होना चाहिए। इसमें देख सकते हैं नीचे दिया भी गया है। उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान पाठ्यचर्या की संज्ञानात्मक वैधता की मांग है कि उसे शिक्षार्थियों की आयु की दृष्टि से उपयुक्त और उनके बोधन स्तर की पहुंच के भीतर होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक प्रवृत्ति वाले व्यक्ति के लिए व्यक्तित्व विशेषता को प्रदर्शित नहीं करता? पहला ऑप्शन है प्रमाण मांगना, दूसरा है पक्षपाती राय, तीसरा है तर्कसंगत या चिंतन और चौथा है व्यापक सोच। तो सही ऑप्शन में आपका निकल कर आता है बी, यानी कि पक्षपाती राय। ठीक है, इसमें देख सकते हैं नीचे दिया भी गया है। पक्षपाती राय वैज्ञानिक प्रवृत्ति वाले व्यक्ति के व्यक्तित्व विशेषता का प्रदर्शित नहीं करती। एक वैज्ञानिक स्वभाव वाले व्यक्ति की किसी भी वस्तु चीज के बारे में पक्षपूर्णता राय नहीं होती। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर की कक्षाओं की एनसीईआरटी की पुस्तकों में दैनिक जीवन से संबंधित व्यापक संख्या के प्रश्न शामिल किए गए हैं जिन्हें हल नहीं किया गया है। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि, पहला ऑप्शन देखिए, आकलन के लिए शिक्षकों के पास एक अच्छा प्रश्न भंडार है, शिक्षार्थी इन प्रश्नों को वैज्ञानिक के पास भेजकर उनके उत्तर प्राप्त कर सके। सी ऑप्शन है शिक्षक गृह कार्य के लिए इन प्रश्नों का प्रयोग कर सके। उसका अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है, अगला ऑप्शन, शिक्षार्थी विभिन्न स्रोतों की खोज करते हुए इन प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर सके। तो सही ऑप्शन में निकल कर आता है आपका डी, यानी कि शिक्षार्थी विभिन्न स्रोतों की खोज करते हुए इन प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर सके। ठीक है, देखिए इसमें दिया भी गया है, दैनिक जीवन से संबंधित प्रश्नों का अनुत्तरित क्षण दिया गया है ताकि छात्र सोचें, अपने परिवेश की खोज करें और प्रश्नों के उत्तर देने के लिए अपने वातावरण से उदाहरणों की तलाश करें। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा 8 को क्लिनिक थर्मामीटर पढ़ने का सही तरीका बताते समय नेहा बरती जाने वाली निम्नलिखित आवश्यक सावधानियों का उल्लेख करती है। पहला है थर्मामीटर को प्रयोग से पहले और बाद में गर्म पानी से धोना चाहिए। उसका दो बताती है नंबर बी ऑप्शन, थर्मामीटर को पढ़ते समय उसे बल्ब की तरफ से नहीं पकड़ना चाहिए। फिर सी है थर्मामीटर का प्रयोग करने से पहले यह सुनिश्चित कर ले कि उसका मरकरी स्तर 35 डिग्री सेंटीग्रेड से कम है। और अगला ऑप्शन आपका डी निकल कर आता है, थर्मामीटर से मरकरी स्तर को दृष्टि रेखा के स्तर लाकर पठन करें। ठीक है, तो आप लोगों को पता है सही ऑप्शन में निकल कर आता है आपका डी, यानी कि थर्मामीटर के मरकरी स्तर को दृष्टि रेखा के स्तर पर लाकर पठन करना पड़ता है। ठीक है, तो डी ऑप्शन सही हो जाता है। इसमें देख सकते हैं आप दिया भी गया है, थर्मामीटर के प्रयोग से पहले और बाद में गर्म पानी के साथ धोने से थर्मामीटर के तापमान में बढ़ोतरी होती है। ठीक है, तो सही ऑप्शन इसमें आपका हो जाता है डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा 8 के लिए एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक के अभ्यासों में गतिविधि एवं परियोजना भाग रखने का मुख्य उद्देश्य है। पहला ऑप्शन है आधारभूत संकल्पनाओं की गहन समझ को बढ़ाना। दूसरा ऑप्शन है दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराना। सी ऑप्शन है अपना सृजनात्मक कौशल का प्रदर्शन करने के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराना।
और डी ऑप्शन है अपने शैक्षणिक निष्पादन को बढ़ाने के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराना। तो सही ऑप्शन में निकल कर आ जाता है आपका ए, यानी कि कक्षा 8 के विद्यार्थियों को जो रखा गया है गतिविधि, उसका मुख्य कारण है उद्देश्य आधारभूत संकल्पनाओं की गहन समझ को बढ़ाना। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसमें हो जाता है सही। ठीक है, ये ऑप्शन आपका सही हो जाता है इसमें, आधारभूत संकल्पनाओं की गहन समझ को बढ़ाना। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर गतिविधि एवं परियोजना रखी गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विज्ञान प्रदर्शनी के आयोजन का मुख्य उद्देश्य है शिक्षार्थियों को प्रायोगिक कौशल के आधार पर ग्रेड, दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराना। और सी ऑप्शन है अपने रचनात्मक कौशल का प्रदर्शन करने के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराना। और डी ऑप्शन निकल कर आता है अपने शैक्षणिक निष्पादन को बढ़ाने के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराना। तो सही ऑप्शन में निकल कर आता है, आप लोगों को पता है, सी। ठीक है, सी ऑप्शन इसमें सही हो जाता है, अपने सृजनात्मक कौशल का प्रदर्शन करने के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराना। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं नीचे दिया भी गया है, विज्ञान के प्रदर्शन से उनके रचनात्मक विचारों को प्रदर्शित करने के लिए छात्रों के लिए एक अवसर प्रदान करते हैं। वे कुछ नए और उपयोगी करने की कोशिश करते हैं जो भविष्य में उन नई चीज़ों को नए तरीके से करने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विज्ञान शिक्षक के पद के लिए साक्षात्कार देने वाले अभ्यर्थियों को द्रव और गैसों द्वारा लगाया दाब प्रकरण कक्षा 8 के शिक्षार्थियों को एक निर्देशन पाठ पढ़ने के लिए कहा गया। भिन्न भिन्न विद्यार्थियों द्वारा भिन्न भिन्न उपागमों का अनुपालन किया गया है। ठीक है, तो देखिए पहला ऑप्शन इसमें दिया गया है श्याम पट्ट पर आरेख की सहायता से संबंधित संकल्पनाओं की विस्तृत व्याख्या करना। बी ऑप्शन दिया है विभिन्न संकल्पनाओं को स्पष्ट करने के बाद चर्चा का आयोजन करना। और इसका सी ऑप्शन देख सकते हैं दिया गया है हस्तपरक शिक्षार्थी गतिविधियों के बाद चर्चा का आयोजन करना। और डी ऑप्शन दिया गया व्याख्यान के दौरान कक्षीय प्रश्नों पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित करना। तो सही ऑप्शन में निकल कर आता है आपका सी, यानी कि हस्तपूरक शिक्षार्थी गतिविधियों के बाद चर्चा का आयोजन करना। ठीक है, उसका देख सकते हैं इसमें नीचे भी दिया गया है हैंड्स ऑन छात्रों के गतिविधियों के गठन के बाद विचार विमर्श कक्षा को सीखने की प्रक्रिया में शामिल रखेगा और छात्रों को तरल पदार्थ और गैसों द्वारा निर्माण किए गए वाले दाब की अवधारणा को स्पष्ट और व्यवहारिक समझ देगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विज्ञान शिक्षण में कक्षीय प्रश्नों की तकनीक का उसका ऑप्शन दिया गया है आपका के लिए प्रभावी रूप से प्रयोग किया जा सकता है। तो इसमें क्या होगा ऑप्शन, पहला देखिए सीखने का स्तर सुनिश्चित करने, समस्या समाधान कौशलों का विकास करने, कक्षा में अनुशासन बनाए रखने, नवाचार एवं सृजनात्मक को बढ़ावा देने। तो सही ऑप्शन में निकल कर आता है आपका बी, यानी कि समस्या समाधान कौशलों का विकास करने के लिए प्रभावी रूप से प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, इसमें नीचे भी देख सकते हैं दिया गया है हमें समस्या सुलझाने के कौशल विकसित करने के लिए कक्षा में पूछताछ का इस्तेमाल किया जा सकता है। अच्छी तरह से तैयार किए गए प्रश्न छात्रों की कक्षा में चर्चा की जा रही है समस्या को हल करने के लिए विचार प्रस्तुत करने के लिए बाध्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। खाद्य पदार्थों में प्रोटीन की उपस्थिति का परीक्षण करने के कुछ चरण नीचे दिए गए हैं। चरण सही क्रम में आपको लिखना है, सही क्रम में नहीं है। ठीक है, तो पहले देखिए दिया गया खाद्य पदार्थ का कुछ भाग परख नली में लेकर इसमें 10 बूंद जल डालिए और परख नली को हिलाइए। बी ऑप्शन हमें दिया गया परीक्षण किए जाने वाले खाद्य पदार्थ का पाउडर अथवा पेस्ट बनाइए। और सी ऑप्शन दिया गया परख नली में 10 बूंद कास्टिक सोडा विलेन की डालिए और भली भांति हिलाइए। और डी ऑप्शन आपको दिया गया है, यहाँ देख सकते हैं, इसमें 2 बूंद कॉपर सल्फेट विलेन की मिलाइए। तो सही ऑप्शन में निकल कर आता है आपका पहले तो हो जाएगा बी, ये पहला, और दूसरे नंबर पर हो जाएगा आपका ये, और तीसरा आपका हो जाएगा ये, और चौथा ये। ठीक है, आप सीरियल से अगर आप पढ़ेंगे तो हमें पता चल जाएगा। जैसे परीक्षण किए जाने वाले खाद्य पदार्थ का पाउडर अथवा पेस्ट बनाइए। नंबर 2 खाद्य पदार्थ का कुछ भाग परख नली में लेकर इसमें 10 बूंद जल डालिए और परख नली को हिलाइए। उसका नंबर 3 पर इसमें 2 बूंद कॉपर सल्फेट का विलेन मिलाइए। और नंबर 4 पर है परख नली में 10 बूंद कास्टिक सोडा विलेन की डालिए और भली भांति हिलाइए। यानी कि सही ऑप्शन में निकल कर आता है आपका बी।
ठीक है, यहाँ देख सकते हैं सही ऑप्शन आपका बी निकल कर आता है, ये ऑप्शन आपका सही है। और इसमें दिया भी गया भोजन में प्रोटीन की उपस्थिति के परीक्षण के चरण निम्नानुसार है। ये प्रोटीन के परीक्षण का चरण है, देखिए इसमें दिया भी गया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, परीक्षण किए जाने वाले भोज्य पदार्थ में थोड़ा सा पानी डालकर पेस्ट बनाइए। खाद्य पदार्थ को टेस्ट ट्यूब में लेकर 10 बूंद जल डालिए और फिर हिलाइए। इसके बाद कॉपर सल्फेट तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड को 10 बूंद परखनीवी डालकर भली भांति हिलाइए। अगर खाद्य पदार्थ का रंग बैंगनी रंग में बदल जाता है तो यह भोजन में प्रोटीन की उपस्थिति इंगित करता है। तो इस प्रकार आप अपने भोज्य पदार्थ में प्रोटीन का परीक्षण कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए कौन से पद किसी पुष्प के मादा भाग को संगठित करते हैं? पहला है वर्तिकाय अंडाशय एवं पुंकेसर, बी है पुर्तकाय अंडाशय एवं वर्तिका, सी है पुंकेसर अंडाशय एवं वर्तिका और डी है पुंकेसर पंखुड़ियाँ एवं बाह्यदल। ठीक है, तो सही ऑप्शन इसमें निकल कर आता है आपका बी, यानी कि वर्तिकाय अंडाशय एवं वर्तिका, ये पुष्प के मादा भाग हैं। ठीक है, इसमें देख सकते हैं नीचे दिया भी गया है। वर्तिकाग्र अंडाशय एवं वर्तिका किसी पुष्प के मादा भाग को संगठित करते हैं। ये पौधे के संयोग में पाए जाते हैं। जयांग में, क्या लिखा है, जयांग में पाए जाते हैं। वर्तिका अंडाशय के ऊपर का लंबा एवं पतला भाग होता है, जबकि वर्तिकाग्र वर्तिका का सबसे ऊपर का भाग होता है जो चिपचिपा होता है। ठीक है, अगला ऑप्शन देखते हैं। इसमें अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी अस्थि को गति प्रदान करने के लिए कितनी पेशियां मिलकर संयुक्त रूप से कार्य करती हैं? 2, 4, 6 या संख्या निश्चित नहीं है। तो सही ऑप्शन इसमें निकल कर आता है आपका ए, यानी कि 2। ठीक है, तो किसी अस्थि को गति प्रदान करने के लिए 2 पेशियों की संयुक्त रूप से कार्य करती हैं। ठीक है, देखिए इसमें नीचे दिया भी गया, आप देख सकते हैं। किसी अस्थि को गति प्रदान करने के लिए एगोनिस्ट और एगोनिस्ट की पेशियां मिलकर संयुक्त रूप से कार्य करती हैं। एगोनिस्ट पेशियां काम करने वाली होती हैं, जबकि चोट को रोकने और हड्डियों की हलचल को नियंत्रित करने के लिए एटनोगिस्ट, ठीक है, मांसपेशियां एपोनिस्ट पेशियों के विरुद्ध कार्य करती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उच्च समुच्चय का चयन कीजिए जो किसी आवास के केवल जैविक अवयवों का निरूपण करता है। तो बालू, कछुआ, केकड़ा, चट्टाने, या बी ऑप्शन है कीट, मेढक, मछली, जलीय पादप, और सी है बाघ, हरिण, घास, मृदा, और डी है कीट, जल, जलीय पादप और मछली। आप देख सकते हैं सही ऑप्शन में निकल कर आता है आपका बी, यानी कि कीट, मेढक, मछली और जलीय पादप। ठीक, यहाँ पर देख सकते हैं नीचे दिया भी गया है। निवास स्थान को 2 यानी कि जैविक और अजैविक घटक होते हैं। जैविक घटकों में कीट, मेढक, मछली, जलीय पादप और आदि जीव निवास करते हैं। ठीक, सही ऑप्शन में निकल कर आता है बी। इस प्रकार जो ये साइंस का आपका 4th पेपर था, ये कंप्लीट हो जाता है। 4th प्रैक्टिस सेट। अगर आप लोगों ने इसके पहले जो हमने आपको बताए हैं 3 सेट, अगर आप लोगों ने वो नहीं किए हैं तो आप हमारे चैनल पर जाकर वो तीनों सेट हल कर लीजिए, क्योंकि पेपर की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये आपका हो गया 4था सेट। ठीक है, और अगर आप लोग इस सेट की PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम जो पेज है उसको जा सकते हैं। शोभित एकेडमी के नाम से आपको टेलीग्राम पेज पर मिल जाएगा। हमारे जो चैनल का ग्रुप लिंक है वहाँ पर आप जाएंगे तो क्लिक करेंगे तो आपको जो ये PDF फाइल है इस वीडियो की वो आपको यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।